हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने इस वीडियो का पार्ट 4 पोस्ट किया था जिसमें हमने मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन में सबसे पहला टॉपिक मालवा का पठार पढ़ा था। मालवा का पठार सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, जो कि लगभग 28% भाग है और उसकी अन्य जानकारियाँ हमने उस चैप्टर में देखी थी। आज हम अगला टॉपिक ले रहे हैं नर्मदा सोन घाटी। तो नर्मदा सोन घाटी पढ़ने से पहले हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। आइए देखते हैं। इस मैप में देखिए, हमने एक टॉपिक जो कंप्लीट कर लिया था वो था मालवा का पठार। अब मालवा का पठार हमने कंप्लीट कर लिया था। इसका हमने एरिया देखा था तो लगभग 88,222 स्क्वायर किलोमीटर था, जो कि लगभग 28% भाग है और यह सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। अब हम जो दूसरा स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी जो है इसका निचला हिस्सा है। आपको मैप बनाना है, नहीं है तो स्क्रीन पर सामने रखिए। अब हम नर्मदा सोन घाटी देख रहे हैं। ये वाला जो एरिया है ये नर्मदा सोन घाटी है। इसमें 26% लिखा हुआ है। 26 से 27% तक का जो भाग है वो नर्मदा सोन घाटी का भाग है। और इस मैप को जब हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ये समझने में कि इसके दक्षिण में सतपुड़ा क्षेत्र है और इसके उत्तर में रीवा पन्ना का पठार और मालवा का पठार है। और नर्मदा सोन घाटी जो है वो नर्मदा, सोन और जोहिला जैसी नदियों जिसमें बहती हैं। तो ये जो नदियां हैं दो पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है, बड़े ही सकरे मार्ग से गुजरती है, जिसका नाम है सतपुड़ा और विंध्याचल। तो जब आने वाले समय में हम लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा कि नर्मदा का बहाव और नर्मदा कहाँ जाकर किस जगह पे गिरती है, उसका अंतिम बिंदु क्या है, वो सारी जानकारियाँ हमको मिलेगी। इस डायग्राम में इस मैप में हमको सिर्फ ये समझने की कोशिश करना है नर्मदा सोन घाटी की स्थिति, इसके उत्तर में, इसके दक्षिण में क्या हो सकता है, ये मैप देख के समझ में आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उद्गम कहाँ से है, तो ये सभी को हम छोटी क्लासेस में तब से पढ़ रहे हैं कि अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। तो डेफिनेटली इसका अंतिम बिंदु कहाँ होगा। तो हमने देखा कि पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो गुजरात। तो नर्मदा सोन घाटी गुजरात से बहती हुई नर्मदा नदी गुजरात होती हुई अरब सागर में या खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। आइए देखते हैं अगला स्लाइड। अब प्राकृतिक प्रदेश का फिर से हम एक बार रिवीजन करते हैं। 3 भागों में हमने इसको विभाजित किया है: मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार। तो मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन की घाटी। इसमें जो सबसे बड़ा क्षेत्र है मालवा का पठार, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नर्मदा सोन घाटी, जो कि दूसरे नंबर पे है। ये 26 से 27% तक एरिया कवर करता है मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का। दूसरा जो प्राकृतिक प्रदेश है वो सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश है। नाम से ही ये स्पष्ट है कि जो पूरी श्रेणियां हैं वो सतपुड़ा रेंज में ही आएंगी। अगर हम बात करें राजपीपला की या ग्वालीगढ़ की या महादेव या मेकर श्रेणी, ये सभी अगर आप देखते जाएंगे तो ये एक ये पर्वतों की श्रृंखला है जिनके नाम अलग अलग स्थानों पर अलग हो चुके हैं। तीसरा प्रदेश है पूर्वी पठार। तो पूर्वी पठार में एक ही हिस्सा है, वो है बघेलखंड का पठार। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नर्मदा सोन घाटी। अभी हमने पहले मैप में बना के देखा था, तो नर्मदा सोन घाटी को हमने कुछ इसी तरह से बनाया था। तो नर्मदा सोन घाटी का ये एरिया है। अगर आप एग्ज़ाम में एमपी का मैप बना के सिंपल सी लाइन ड्रॉ करके या नर्मदा सोन घाटी लिख देते हैं तो भी एग्जामिनर को, जो कॉपी चेक करते हैं, उनको समझ में आता है कि इनको मैप का ज्ञान है। ठीक है। अब हम इनकी अवस्थिति, भौगोलिक स्थिति और अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी लेंगे। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। आपको क्या कहा गया था कि बार बार जब हम इसको दोहराएंगे तो हमें एग्जाम में जाके याद होगा। एक बार रट लेने से
या एक ही बार 10 बार बोल लेने से ये चीज़ें आगे चलकर हम भूल जाते हैं। आज आपने रिवाइज किया, 8 से 10 दिन बाद इन सारी चीज़ों को, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप वीडियो ही देखें, इनको अगर आपने कहीं नोट किया हुआ है तो आप उनको रीड कीजिए। तो जब तक आप बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगी आपकी मेमोरी में से, इसलिए उनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसका क्षेत्रफल देखते हैं। तो क्षेत्रफल है 86,000 वर्ग किलोमीटर। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और मालवा के पठार के बारे में बात करें तो उसका कितना था, 88,222 वर्ग किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 26 से 27% है। यहाँ 26 लिखा हुआ है, आप एग्जाम में 26 से 27% लगभग है इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसकी स्थिति में हमने देखा कि अभी हमने सबसे पहले मैप में ही देख लिया था कि रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में स्थित है ये। अगर हम मैप देखते हैं तो ये पाते हैं कि रीवा पन्ना का पठार ऊपर है, मालवा का पठार भी ऊपर है, और उसके दक्षिण में क्या है, नर्मदा सोन घाटी। अब अगर बात करें कि सतपुड़ा से इसकी स्थिति कैसी है, तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के उत्तर में ये स्थित है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को इमेजिन कीजिए, जो सबसे निचला हिस्सा है उसके ऊपर है नर्मदा सोन घाटी, अर्थात उसके उत्तर में। ठीक है, अब और क्लियर हम देखें तो नर्मदा जो घाटी है वो सतपुड़ा एवं विंध्याचल के मध्य स्थित है। मध्य प्रदेश की 2 पर्वत श्रृंखलाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं, सतपुड़ा और विंध्याचल, इनके बीच में ही नर्मदा नदी बहती है और इस पूरे एरिया को नर्मदा सोन घाटी कहा जाता है। यह घाटी मध्य प्रदेश का सबसे नीचा भाग है। सबसे नीचा भाग मतलब भ्रंश घाटी में बहती नर्मदा नदी, मतलब ये सामान्य समतल स्थान से इसका स्थान नीचे होता है। और यह भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली अर्थात भ्रंश घाटी बोलते हैं। रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है, भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। तो अगर हम इनके साथ और कुछ नदियों की बात करें तो ताप्ती नदी जो है वो भी यहीं बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती। केवल ये 2 नदियां ऐसी हैं, नर्मदा और ताप्ती। दोनों नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, अब लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि इसका जो मालवा का पठार है उसका निर्माण लावा की चट्टानों से हुआ है। तो यहाँ पर किससे हुआ है, इसका निर्माण पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानों से व पूर्व में धारवाड़ एवं विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ। जब हम चट्टान वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हमको इनके प्रकार समझ में आएंगे, तब हम इससे लिंक करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। अभी हमको याद रखने की कोशिश करनी है कि ये पश्चिम में दक्कन ट्रैप से निर्माण हुआ है इसका, तथा पूर्व में धारवाड़ एवं विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ है। वर्षा जो होती है यहाँ पे 70 से 140 सेंटीमीटर, या औसत हम कहें तो 125 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पर वर्षा होती है। और अगर रेंज पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं 70 से 140 सेंटीमीटर। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में ठंड भी साधारण नहीं कह सकते हम, थोड़ी ज़्यादा ही होती है ठंड भी। तो इसमें लिखा फैक्ट्स में हमें मिलता है तो उसके हिसाब से यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है। अब हम देख रहे हैं तापमान में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। तो कुछ बुक्स में आपको साधारण ठंड लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर आपको ज़्यादा ठंड लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, दोनों को आप गलत नहीं कह सकते। अब कुछ और जानकारी, नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग से लेकर उत्तर पूर्व तक सर्पिलाकार में फैली है ना। और ये भ्रंश लिखा है, भ्रंश शकर का करना है आपको इसको। तो उत्तर पूर्व तक सर्पिलाकार में फैली हुई। तो हमने जो डायग्राम देखा था इसका, उसमें हमने देखा कि वो जो नदी है उन मैप में कुछ इसे सर्पिलाकार में यहाँ बहती है। ठीक है, और वो यहाँ जाके खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये एक भ्रंश घाटी है। इसके जो प्रमुख शहर हैं, ऐसे तो काफ़ी शहर है जो नदी के आसपास बसे हुए हैं। पहले के प्राचीन समय में शहरों की बसावट ही इसलिए होती थी जहाँ पर पानी और खेती की अच्छी व्यवस्था हो। तो इसके आसपास बड़े अच्छे अच्छे शहर हैं, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बड़वानी, कई अन्य शहर भी हैं, कुछ के नाम लिए हमने इसमें।
नदियाँ जो है नर्मदा, सोन, तवा, शक्कर आदि, है ना। यहाँ की हम मिट्टी की बात करें तो यहाँ गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, और गहरी काली मिट्टी जो होती है गेहूं की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। अगर आप देखें तो होशंगाबाद, सीहोर, होशंगाबाद वाला जो एरिया है वहाँ पर गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है। अब नर्मदा सोन घाटी की हम बात कर रहे हैं तो हमको नर्मदा के बारे में भी कुछ तथ्य देखने चाहिए। ऐसे तो हम जब रिवर पढ़ेंगे उसमें नर्मदा घाटी की पूरी विशेषताएं, और अगर नोट लिखने को आता है तो उसमें इन नोट्स में कुछ और चीज़ों को हम जोड़ करके 3 या 6 नंबर का नोट बना सकते हैं उसको। तो अभी इसमें थोड़ी जानकारी ले रहे हैं हम नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी की कुल लंबाई जो है वो 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 1070 किलोमीटर इसका बहाव है। बाकी कुछ क्षेत्र इसका जो होता है कहाँ होता है, गुजरात में होता है। ठीक है, महाराष्ट्र एंड गुजरात। और नर्मदा नदी की प्रमुख नदियाँ, तो आप नर्मदा नदी की हमेशा याद रखिए खाने पीने की चीज़ें या जानवरों के नाम से रिलेटेड अगर कोई नाम है तो अधिकतर जो नर्मदा की सहायक नदियाँ उनके नाम कुछ इसी तरह से है, जैसे बारना, शेर, शक्कर, हिरन, हथनी, तवा, चंद्रकेशर। तो खाने से रिलेटेड चीज़ें या जानवरों से रिलेटेड अगर नाम है तो वो कम से कम लगभग 40 से ज़्यादा नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ। नदियों का मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो जब हम नदियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब बहुत सारी नदियों की जानकारी मिलेगी। अब है सोन नदी। तो सोन नदी भी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। नर्मदा नदी भी अमरकंटक से निकलती है। मैकाल पर्वत पर अमरकंटक है, वहाँ पर सूर्य कुंड से उद्गम होता है नर्मदा नदी का, और सोन कुंड से उद्गम होता है सोन नदी का। बहुत सारी किंवदंतियाँ भी है कि नर्मदा नदी है जो रूठ गई थी, इसके कारण वो उल्टी दिशा में बहती। कोई और नदी नहीं है जो इस तरह से बहती है, केवल एक ताप्ती उस तरफ बहती है। और नर्मदा तो कहा जाता है पुरानी कहानियों में इनके पिता जो थे मैकाल पर्वत थे, और कुछ कहानियों से पता चलता है कि जब ये क्रोधित हो गई थी तो इन्होंने उल्टी दिशा पकड़ ली थी और ये पश्चिम दिशा में बहने लगी थी। वो कभी कहानी आपको जब नर्मदा के बारे में बताई जाएगा तो पूरा बताएंगे हम आपको। अभी हम आगे सोन घाटी के बारे में पढ़ते हैं, सोन नदी के बारे में। सोन नदी अमरकंटक क्षेत्र से निकलकर बघेलखंड पठार पर बहती है। अब नर्मदा नदी जो है पश्चिम की तरफ चली जाती है, लेकिन जो सोन नदी है वो आगे जाकर कहाँ चली जाती है, गंगा नदी में, बिहार में जाके। और इसकी सहायक नदियाँ हैं जोहिला, गोपद और प्रमुख। ठीक है, अब सोन नदी पर एक परियोजना है बाणसागर नदी घटी परियोजना। ऐसे बहुत सारी परियोजनाएं हैं। परियोजना का चैप्टर भी एक अलग से है, पूरा टॉपिक होता है। जब वो पढ़ेंगे तो पूरी मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ किस नदी पर कौन सी परियोजना है उनकी हम जानकारी लेंगे। अब इस मैप में देखिए, सिर्फ ये देखने के लिए, मैप देखने से भी आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। आप ये देखिए, अमरकंटक से उद्गम हुआ नर्मदा नदी का, और बहते बहते वो कहाँ चली गई, गुजरात में। ठीक है, अब नर्मदा घाटी परियोजना की बात करें तो यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं। अमरकंटक से होती हुई ये जबलपुर के वहाँ पर बरगी बांध है, जो सबसे पुराना बांध है। उसके हम आगे थोड़ा आते हैं तो सहायक नदी एक तवा पे भी एक बड़ा प्रसिद्ध बांध है। फिर इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर बनी है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध परियोजना है। ओंकारेश्वर, महेश्वर परियोजना, मान परियोजना, फिर जोबट बांध परियोजना। जोबट में जो है हथनी नदी बहती। मान परियोजना धार के उधर है। जोबट में हथनी नदी बहती। तो ये सब सहायक नदियाँ हैं। तो इस नदी पर जोबट बांध परियोजना है। फिर सरदार सरोवर परियोजना है। ये सब जो परियोजना है नर्मदा घाटी की परियोजना है, और इनसे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। और आखिरी में अंत में जाकर ये खंबात की खाड़ी में जाकर नदी गिरती है। ठीक है, कुछ और जानकारी नर्मदा नदी से, जैसे इसमें कुछ 3 परियोजना के बारे में ये अच्छी इन्फॉर्मेशन थी तो हम लोगों ने शेयर की है आपके साथ। इंदिरा सागर परियोजना कहाँ पर है, खंडवा जिले में पुनासा के पास। देश की सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षमता है इसकी, और इससे जो बिजली बनती है वो 1000 मेगावाट की बनती है। खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिले में जो सिंचाई का एकमात्र जो साधन है वो इंदिरा सागर परियोजना से निकली गई से इंदिरा सागर परियोजना है। फिर अगर हम ओंकारेश्वर परियोजना की बात करें तो ये खंडवा जिले के मांधाता गांव में है।
इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है? 1.47 लाख हेक्टेयर है इसका लक्ष्य। और बिजली उत्पादन आधा होता है खंडवा इंदिरा सागर से, 520 मेगावाट का लक्ष्य है इनका। फिर बरगी बांध, अभी आपको बताया था कि जबलपुर के निकट बरगी ग्राम में ये नर्मदा का सबसे पहला बांध है और यहाँ बिजली का बहुत कम उत्पादन होता है, 100 मेगावाट। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इंदिरा सागर में, वहाँ पे 1000 मेगावाट, ओंकारेश्वर परियोजना में 520 मेगावाट और जो बरगी है वहाँ पर 100 मेगावाट का। और सिंचाई क्षमता कितनी है इसकी? 4.37 लाख हेक्टेयर। ठीक है, तो ये नर्मदा सोन घाटी के बारे में जानकारी थी। एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप नर्मदा सोन घाटी का वर्णन करने के बाद थोड़ी जानकारी नर्मदा और सोन नदी के बारे में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका 6 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। और अगर 3 नंबर में लिखने के लिए आता है तो जो पूर्व में हमने जानकारी ली है हम केवल उतना लिख सकते हैं। नर्मदा नदी और तवा नदी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कब लिखनी है? जब वो 6 नंबर में पूछेंगे आपसे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनके कुछ MCQs। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है? विंध्याचल और सतपुड़ा। नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है? तो 1077 किलोमीटर। ठीक है। इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी। मांधाता गांव किस जिले में स्थित है? खंडवा जिले में। अब खंडवा जिले में वहाँ पे कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है? कम से कम 552 या 500 मेगावाट का। और इंदिरा सागर परियोजना में 1000 मेगावाट का। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती। ऐसे आप माही नदी के बारे में भी जानकारी जब पढ़ेंगे तो उसका जो बहाव है वो भी इसी तरफ होता है, वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। अब ये नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्रफल कितना है? 86,000 स्क्वायर किलोमीटर। कितना प्रतिशत है? 26 से 27%। अब नर्मदा सोन घाटी में मुख्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? तो गेहूं उगाई जाती है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी के उत्तर में कौन सी नदी स्थित है? अब सतपुड़ा को इमेजिन कीजिए, उसके उत्तर में नर्मदा नदी है। बरगी बांध किस जिले में स्थित है? जबलपुर जिले में। तो फ्रेंड्स, ये आज हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, अगला भौगोलिक विभाजन का अगला भाग लेकर आएंगे। 2 अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पहला था मालवा का पठार और दूसरा है नर्मदा सोन घाटी। कल हम तीसरे टॉपिक को पोस्ट करेंगे। अगर आप चाहें और अगर आपने कंटिन्यू सारे वीडियोस देखे हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं। अगली बार इन नोट्स को आप रिवाइज करेंगे तो इजीली आपको सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। ओके, आई होप आपको यह समझ में आया होगा। कल हम नया वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।